नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आईएएस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृति आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 8। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, दान, नगद उपहार, उपरोक्त में से कितने हस्तांतरण आय के स्रोत हैं? तो अगर आप देखेंगे, छात्रवृत्ति में भी छात्रों को इनकम होती है, वृद्धावस्था पेंशन में भी आय मिलती है, इनकम होती है। दान जो दिया जाता है वो भी क्या है, आपका आय के स्रोत के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, नगद उपहार ये भी आय के स्रोत पर जाना जाता है। यानी यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सब क्या हैं, आय के हस्तांतरण हैं। कितने हस्तांतरण, यानी ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, इनकम के सोर्स ऑफ इनकम्स होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है 2, उसे ज़रा समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन का कारण उनका मूल्यह्रास है। सकल निवेश में नई संपत्तियों पर व्यय और प्रतिस्थापन व्यय दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, उपरोक्त कथनों में से स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन का कारण उनका मूल्यह्रास है। ठीक है, तो स्थायी संपत्ति जैसे आपकी मशीनरी हो गई है, उसमें घिसावट और टूट फूट के कारण उसका मूल्य क्या होता है, ह्रास होता है। स्थायी संपत्ति जैसे अगर हम बात करें तो स्थायी संपत्ति आपकी मशीनरी वगैरह, इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो उसमें घिसावट होती है, टूट फूट होती है, तो उसका मूल्य क्या होता है, नीचे गिरता है, ह्रास होता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा, सकल निवेश में नई संपत्तियों पर व्यय का प्रतिस्थापन व्यय दोनों में शामिल होता है। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सकल निवेश में नई संपत्तियों की व्यय का प्रतिस्थापन व्यय और आय दोनों में शामिल होता है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर दिए गए दोनों स्टेटमेंट क्या है, पूर्णतः सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूंजी निर्माण को संदर्भित करता है। यह पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है। यह एक लेखा वर्ष में उत्पादित कुल पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा है। तो यहाँ पर बताना है कितने कथन क्या हैं, सही हैं। कितने कथन मित्रों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पूंजी निर्माण को संदर्भित करता है निवेश। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एक तरह से आपकी इनकम, आपके सोर्स ऑफ इनकम को बनाने का काम करता है। जैसे मान लो सरकार ने कोई रेलवे ट्रैक बिछाया है तो उस पर रेलवे चलेगी तो वो इनकम बनेगी। विद्यालय बनाया है, ह्यूमन सोर्स तैयार हो रहे हैं, आगे जाके वो सर्विस करेंगे और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वो भी सोर्स ऑफ इनकम का साधन होगा। यानी ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। यह पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करता है। बिल्कुल एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट होता है, आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो वो वहाँ पर उपस्थित तो रहेगी, भविष्य में आप कभी उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो विनिवेश कर सकते हैं। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा, यह लेखा वर्ष में उत्पादित कुल पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन सी जो है हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, उसे देखते हैं। कथन वस्तुओं का अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के रूप में निरपेक्ष वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु का निर्धारण वस्तु की मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा इसे समझिए। वस्तुओं का अंतिम वस्तु यानी जो गुड्स तैयार कर रहे हैं, उसकी जो फर्निश गुड्स तैयार होता है, अंतिम वस्तु उत्पाद जो तैयार होता है,
और मध्यवर्ती वस्तु के रूप में निरपेक्ष वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है, यानी वस्तुओं को आप उनके बढ़ने या अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं, अगर इस पे बात करें तो जो उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी होती हैं, ठीक है, और अंतिम उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए क्या होती हैं, तैयार होती हैं। इनका इस्तेमाल किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के कच्चे माल के रूप में नहीं किया जा सकता, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु का निर्धारण वस्तु की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अंतिम वस्तु और मध्य वस्तु की जो निर्धारण है, वस्तु का निर्धारण उसकी मांग और आपूर्ति पर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगा, पहला सही, यानी उपरोक्त में कथन 1 सही है किंतु कथन 2 क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्थिर लागत का सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है। पहला क्या कह रहा है उसे समझते हैं। ऑप्शन ए, ऐसी आगत जिसमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसी आगत जिसमें दीर्घकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसी आगत जिसे पूंजीगत वस्तुओं के प्रयोग से उत्पादक प्राप्त करते हैं, यह जमा की गई पूंजी के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राप्त होने वाला निर्धारित ब्याज है। तो ऐसी आगत जिसमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। टूरिस्ट कंपनी की कार, गृहिणी के पास मौजूद सिलाई मशीन, बैंक कर्मचारी द्वारा खरीदी गई मोटरसाइकिल उपरोक्त में से कितने उपभोग वस्तुओं के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगर हम उपभोग वस्तुओं की बात करें तो मित्रों, उपभोग वस्तुओं में केवल जैसे उपभोग वस्तुएं होती क्या हैं, उपभोग वस्तुएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव की क्या करती हैं, ज़रूरतों का प्रयोग या मानव के द्वारा क्या कहते हैं आपके ज़रूरतों की पूरा किया जाए, उनके उपभोग के लिए काम किया जाए या उपभोग की वस्तुओं के तौर पर काम किया जाता है, यानी किसी प्रकार की इनकम का वो साधन ना हो, तो ऐसी वस्तुएं आपकी उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टूरिस्ट कंपनी ने कार खरीदी। जब टूरिस्ट कंपनी कार खरीदती है तो वो कार अपने उपभोग के लिए तो रखती नहीं है, वो सड़क पे दौड़ाती है। जब दौड़ाती है तो ट्रैवलर जो यात्री होते हैं वो उसे हायर करते हैं तो वो उस टूरिस्ट कंपनी के लिए क्या हो जाती है, सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। यानी ये जो है ये सोर्स ऑफ इनकम है, एक तरह से आपका ये व्यय या ये इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, पूंजीगत व्यय आ जाएगा, जो आगे जाके आपको क्या देगा, इनकम देगा, आय देगा। ठीक है। अब इधर आ जाओ, गृहिणी के मौजूद सिलाई मशीन। अगर गृहिणी किसी प्रोफेशन में है, प्रोफेशन का मतलब है वो टेलरिंग करती है, सिलाई कढ़ाई का काम करती है, एज ए प्रोफेशन में इसको यूज़ कर रही है, तो ये आपका पूंजीगत व्यय हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये शब्द यूज़ किया गया है तो ये जो है आपकी उपभोग वस्तु है। क्या है, उपभोग वस्तु है, यानी वो उपभोग के लिए अपने स्वयं के काम के लिए किया है। अब बैंक कर्मचारी द्वारा खरीदी गई मोटरसाइकिल, अगर बैंक खरीदता मोटरसाइकिल तो वो अपने काम के लिए यूज़ करता। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक कर्मचारी ने अपने उपभोग के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है, यानी स्वयं के प्रयोग के लिए खरीदी है, तो ये जो आपका है ये उपभोग का काम करेगा, यानी ये उपभोग वस्तुओं के तौर पर यहाँ कितनी हैं, 1 और 2 हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। बात समझे, जो इनकम का साधन करे वो उपभोग वस्तु नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर में परिवर्तन, मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन, नैतिक दबाव, सीमा अब अनिवार्य था, उपरोक्त में से कौन रिजर्व बैंक की गुणात्मक नीतियों में शामिल है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 2 और 4। तो बैंक की गुणात्मक नीतियों में शामिल कौन है, इसके बारे में आपको विचार करना है। गुणात्मक की नीतियों के बारे में बात करें तो जो ठीक है,
अब हम बात करते हैं गुणात्मक नीतियाँ क्या होती हैं, यानी क्वालिटेटिव जो आपकी क्वालिटेटिव इंडेक्स होती है उसके बारे में। तो आप जैसे एक बात कर जानते हैं कि आरबीआई समय समय पर एक मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। वो जारी इसलिए करती है ताकि अर्थव्यवस्था में आपके जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम हैं, उनकी आपूर्ति बराबर एक सी चलती रहे। कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था में ना ज़्यादा मुद्रा का अपवहन हो और ना ज़्यादा मुद्रा कंस्ट्रक्टेड हो या संकुचित हो। बात समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, इसी के कारण वो समय समय पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपका SLR, CSR ये जारी करती रहती है। तो ये जो उसकी क्वालिटी होती है, ये होती है उसकी परिणात्मक यानी रिजल्टिव ओरिएंटेड, यानी परिमाण को नियंत्रित करने के लिए। जब हम गुणात्मक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो गुणात्मक टेंडेंसी होती है तो आरबीआई प्रेफरेंस करने की बात करती है कि आप किस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करो। जैसे मान लो आप किसान को लोन दे रहे हैं या उद्योगपति को लोन दे रहे हैं, और उद्योग जो लोन दे रहे हैं वो मोटरसाइकिल के लिए दे रहे हैं या बीज उपकरण लेने के लिए दे रहे हैं, तो ये कुछ नैतिक प्रेशर्स आरबीआई डालती है, जिसके कारण होता क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो जो प्रेफरेंस ऑफ लोन्स को देखते हैं और किसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह चलता रहेगा और नए मुद्रा या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, उस आधार पर ऐसा काम करती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक तो आपका आ जाएगा नैतिक दबाव और दूसरा आपका आ जाएगा सीमा की अनिवार्यता। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ये आरबीआई की कैसी पहले हैं, गुणात्मक पहले हैं। कैसी हैं? गुणात्मक पहले हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1991 की सुधारवादी नीतियों की कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि देखी गई, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई, छोटे और सीमांत किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो 1991 के सुधारवादी बातें अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर 1991 की सुधारवादी नीतियों पर कृषि पर पड़ने वाले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि देखी गई है। तो सुधारवादी तौर पर अगर हम जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि हुई है, ये आपकी कथन बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जो 1991 के सुधार थे वो आपके LPG ओरिएंटेड थे। कैसे थे? LPG ओरिएंटेड, यानी उदारवाद, प्राइवेट निजीवाद और वैश्वीकरण, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ पे ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं? गलत हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कथन सही नहीं है जिससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा हो। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं 9 क्या कह रहा है। 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर है। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिशेष है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा के से ब्याज अदायगी को निकालने पर प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम राजकोषीय घाटे के बारे में बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। राजकोषीय घाटे के बारे में यदि हम बात करें तो कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ, यानी यहाँ पर यदि हम कुल प्राप्तियों पर जाएंगे तो यहाँ पर कहीं से हम लोन भी लेंगे तो लोन को इसमें राजकोषीय घाटे में नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कुल व्यय तो सही है लेकिन यहाँ पर ऋण को छोड़कर, किसको? लोन को छोड़कर होता है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के अधिशेष को कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी राजस्व यानी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, यदि वो रेवेन्यू इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आपका डेफिसिट राजकोष रेवेन्यू डेफिसिट के तौर पर
जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी को निकालने से प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी, प्राथमिक घाटा के बारे में यदि हम बात करें तो राजकोषीय घाटे से यदि हम ब्याज अदायगी, यानी कहने का मतलब है यदि हम व्यय में दिखा रहे हैं और पिछली सरकारों के द्वारा लिया गया जो हमारा लोन्स है उसकी लोन की पूर्ति हम कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने लिया था। सपोज दैट जैसे मान लो इस समय मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट से पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो मनमोहन सिंह ने यदि कोई लोन लिया होगा, यानी इन्होंने अपने इस कार्यकाल में सपोज दैट कोई लोन लिया है और अब चल रहा है 2024 टू 25, तो इस ईयर में यदि इस समय कोई लोन लिया गया है और इस लोन की पूर्ति मोदी गवर्नमेंट कर रही है, बाया कोई किस्त जा रही है कोई एक तो यहाँ पर जो ये यदि हम इसे न घटाएं तो यह हमारा प्राथमिक घाटा कहलाएगा। यानी वर्तमान सरकार के द्वारा पिछली सरकारों के व्यय की पूर्ति के लिए, उनके खर्चों की पूर्ति के लिए जो ब्याज अदायगी या ऋण अदायगी की जाती है वो ना घटाएं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। यानी कितने सही हैं? 2 सही हैं, तो कथन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? इसे देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक अनुपात निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो पहला है वैध मुद्रा, संकुचित मुद्रा या मुद्रा गुणक या आदेश गुणक। तो कुल मुद्रा पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात को बोला जाता है मुद्रा गुणक, यानी मॉनेटरी मल्टीप्लायर, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात मुद्रा गुणक कहलाता है, जबकि जनता द्वारा व्यावसायिक बैंकों के रखे जाने वाले करेंसी नोट सिक्के मांग की पूर्ति के लिए नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गैर बैंक संस्थान, विदेशी व्यावसायिक बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष उपरोक्त में से कितने संस्थागत विदेशी निवेशक के अंतर्गत शामिल हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या है, गैर बैंक संस्थान, विदेशी व्यावसायिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष उपरोक्त में से कितने संस्थागत विदेशी निवेशक के अंतर्गत शामिल हैं? सभी 4, केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने शामिल हैं विदेशी निवेशक के तौर पर, तो गैर बैंक संस्थान, विदेशी व्यावसायिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष ये सभी संस्थागत विदेशी निवेशक के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक नियत तय कीमत होती है। सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पिछले 2 दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका लगातार कम हो रही है। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो बाजार अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु और सेवा की तय कीमत होती है, बिल्कुल सही है। तय कीमत होती है कि एक तय कीमत पर ही चीज़ें आपको बेचनी और ख़रीदनी पड़ेंगी। सभी अर्थव्यवस्थाएं केवल वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमी। अब बात आती है कि सर ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इस पे ज़रा देख लें। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिस अर्थव्यवस्था में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और कम्युनिज्म यानी समाजवाद या सोशलिज्म बेस्ड अर्थव्यवस्था होती है। यानी कहने का मतलब है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती हैं, प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ऐसे समझिए, जैसे आप जाते हैं कहीं पर यात्रा करने, जैसे आप उत्तर प्रदेश के किसी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं, तो आप पर 2 साधन हैं आपके पास कि तो आप दिल्ली अगर सपोज दैट आप जा रहे हैं गाज़ियाबाद से, तो गाज़ियाबाद गाज़ियाबाद या उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा का प्रयोग कर सकते हैं,
बात समझना। या फिर आप प्राइवेट कैब या प्राइवेट गाड़ियाँ जो चल रही हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप पेट्रोल डलाने जाते हैं तो आपको दो तरह के पेट्रोल पंप दिखते हैं, एक रिलायंस, एसर और अडानी के पेट्रोल पंप होते हैं, और दूसरा आप देखते हैं कि सरकारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, प्राइवेट पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सारे होते हैं। यानी एक ही प्रकार की सर्विस आप दो सर्विस प्रोवाइडरों से लेकर देखते हैं। आप इस प्रकार बैंकों में भी देख सकते हैं, जैसे एक तरफ आपके सरकारी बैंक होते हैं, वो ही सारी सुविधाएं देते हैं, वैसे ही प्राइवेट बैंक भी होते हैं, वो भी वही सारी सुविधाएं देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि दो सेवाएं हैं, लेकिन जो एक सेवा है लेकिन दो प्रकार के लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, एक गवर्नमेंटल ओरिएंटेड हैं यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। तो बात यहाँ पे समझे, तो वर्तमान समय में अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों सरकारें और प्राइवेट संस्थान इनकी पूर्ति कर रहे हैं। भारत पिछले दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार की भूमिका लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है, प्राइवेटाइजेशन तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रोजगार से संबंधित आंकड़ों के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? दशकीय जनसंख्या गणना, दूसरा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, तीसरा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दशकीय जनसंख्या की जनगणना, तो यहाँ पर पहला जो है सही है, दूसरा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ये भी हमारा क्या है, सही है, आवधिक श्रम सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, ये भी सही है। यानी जो आंकड़े हैं वो तीनों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक थोक स्तर पर वस्तुओं की औसत कीमतों को परिवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल। होलसेल प्राइस, यानी जो आपका होलसेल प्राइस होता है WPI, ठीक है, WPI जो होता है होल प्राइस इंडेक्स जो होता है ठीक है, तो वो आपका क्या है, वस्तुओं कीमतों को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सहकारी बैंकों में जमा विदेशी मुद्रा भंडार बैंकों को दिया गया ऋण लोगों के पास रखे करेंसी कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की देयता है? अगर भारतीय रिजर्व बैंक की देयता के बारे में यहाँ पर बात करें तो मित्रों भारतीय रिजर्व बैंक की देयताएं कौन सी हैं, इनमें ये बताया जा रहा है। तो जो सरकारी बैंकों में जमा होती हैं, सरकारी बैंकों में जो आप डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रुपए जमा करते हैं, उसकी देयता, उसकी जिम्मेदारी RBI के पास होती है। ऐसे ही लोगों के पास जो करेंसी नोट होता है उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को वचन देता हूं, तो वो वचन कौन दे रहा है, वो नोट नहीं दे रहा, वो RBI दे रहा है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्या 16 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होना है। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने पर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से वृद्धि से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन वृद्धि होना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रियल GDP का मतलब यही होता है, वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने पर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो, ये बात मैंडेटरी नहीं है, इस पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। GDP बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि उस देश के लोगों का भी वृद्धि हो गई है, ठीक है। इसे आप इस तरह नहीं इंडिकेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ये एक तरह से विकास और समृद्धि, इसकी अलग अलग अवधारणाओं के तौर पर इसे इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि समृद्धि में भी एक बहस आती है कि विकास होना समृद्धि का एक सूचक है या समृद्धि होना विकास का एक सूचक है। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
रिजर्व बैंक द्वारा वृद्धि करने पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? उधार लेने की लागत में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, मुद्रास्फीति में कमी आएगी और नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक दर में वृद्धि करने से भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बैंक दर में वृद्धि कर दी, बात समझना यहाँ पे, जैसे पहले रेट 5% था, ठीक है, और अब रेट हो गई है कितनी, 6%, ये वृद्धि हो गई है। यानी अब जो लोन होगा जो आरबीआई बैंकों को दे, बैंक रेट होती क्या है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है उसे बैंक रेट बोलते हैं। अब आरबीआई ने बैंक रेट क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। तो आप ये बताइए कि एक व्यक्ति आपको 4% पर लोन दे रहा है, दूसरा आपको 5% पर लोन दे रहा है, तो आप किसके पास लोन लेने जाएंगे? सर हम 4% पे लोन लेने जाएंगे, 6% के पास नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल यही मेथड यहाँ भी लगता है। जब 6% यदि एक्स बैंक रेट बढ़ा दी जाएगी तो जो कॉमर्शियल बैंक होंगे वो आरबीआई के पास लोन लेने नहीं जाएंगे। जब आरबीआई के पास लोन लेने नहीं जाएंगे तो बैंकों के पास इतनी मुद्रा होगी नहीं कि वो लोन हम लोगों को दें। जब वो लोग हम लोगों को लोन नहीं देंगे, आरबीआई उन्हें लोन नहीं देगा, तो इससे मुद्रा जो होगी वो मार्केट में कम आएगी और मुद्रा का एक तरह से संकुचन हो जाएगा और मुद्रा बैंकों में ही सिमटी रहेगी। तो अर्थव्यवस्था में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो उधार लेने की लागत में वृद्धि होगी या कमी होगी? उधार अगर लेने जाओगे तो उसकी लागत में वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है, उधार लेने की लागत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसमें कतई भी कोई डाउट नहीं है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति होगी। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सारे के सारे नोट सड़ जाएंगे, बैंकों में ही डले रहेंगे, कोई लेने नहीं जाएगा, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मुद्रास्फीति में जब मुद्रा मार्केट में नहीं होगी तो जो मुद्रा से जो चीज़ें मिल रही थीं उसमें जो महंगाई आ गई थी, इन्फ्लेशन आ गया था, उसमें क्या आएगी, रुकावट आएगी और मुद्रास्फीति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है 18, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रसायन, वस्त्र, प्लास्टिक, कच्चा तेल, सीमेंट और स्टील उपरोक्त में से कौन से उत्पाद थोक मूल सूचकांक में शामिल होते हैं? केवल 1 4 5 2 4 5 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कितने थोक मूल सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स में शामिल हैं, तो रासायन होल प्राइस इंडेक्स में शामिल है, वस्त्र होल प्राइस इंडेक्स में शामिल है, प्लास्टिक होल प्राइस इंडेक्स में शामिल है, कच्चा तेल और स्टील ये होल प्राइस इंडेक्स में शामिल नहीं है, जबकि सीमेंट को शामिल किया गया है। यानी 1 2 3 6 1 2 3 6 कहाँ पर हैं, 6 सी ऑप्शन में है, यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूंजी खाता परिवर्तनीयता, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमारा भी कराइए। पहला क्या दिया जा रहा है, इसका संबंध किसी देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्राओं में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय से है। बिल्कुल बात सही है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन होना ही मुद्रा का परिवर्तनीयता के तौर पर जाना जाता है। इसके माध्यम से मुद्रा के उचित बाजार मूल्य का पता लगाया जाता है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20, आदेश मुद्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, वह मुद्रा जिसे किसी देश की सरकार द्वारा आदेश पत्र से माध्यम से जारी किया जाता है, वह मुद्रा जिसका उपयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, किसी विशेष योजना हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित की गई मुद्रा आपकी आदेश मुद्रा होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो सबसे सटीक होता है आदेश मुद्रा, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, आदेश मुद्रा कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है, जिसमें सभी प्रकार के सिक्के और नोट शामिल होते हैं। किसी देश की सरकार द्वारा आदेश के माध्यम से जारी की जाती है नहीं, वह मुद्रा जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं आंतरिक व्यापार होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संपत्ति कर, सेवा कर, उपहार कर, सीमा शुल्क उपरोक्त में से कितने कागजी कर के अंतर्गत शामिल हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कागजी कर के अंतर्गत शामिल जो होता है वो हमारा कौन सा है? वो हमारे 2 हैं कागजी कर की अगर हम बात करें तो। प्रत्यक्ष कर जो राजस्व संग्रह नहीं होता इसलिए उन्हें कागजी कर कहते हैं। जिनसे राजस्व संग्रह नहीं होता इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? कागजी कर बोलते हैं। जैसे संपत्ति कर है, उपहार कर है, सीमा शुल्क है। ठीक है, अब क्या हो गए? ये समाप्त हो गए हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष करों से कभी भी बहुत राजस्व संग्रह नहीं होता है इसलिए इन्हें कागजी कर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका संपत्ति कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, उपहार हो गया। ठीक है, तो कितने सही हैं? सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उपहार कर। संपत्ति कर, उपहार कर अब शामिल नहीं हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो संपत्ति शुल्क होता है, संपत्ति कर, उपहार कर और संपत्ति शुल्क सीमा शुल्क इसमें शामिल नहीं है, केवल 2 शामिल हैं। एक आपका उपहार कर और दूसरा संपत्ति कर। तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद अर्थव्यवस्था से बचत निवेश बराबर होते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में बचत सदैव निवेश से अधिक होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बंद अर्थव्यवस्था होती क्या है? जो अर्थव्यवस्था आमतौर पर ऐसे देश को संदर्भित करती है जो किसी अन्य देश के साथ व्यापार या आर्थिक संबंध नहीं बनाता है। और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आर्थिक संबंध बने होते हैं एक दूसरे से। जैसे चाइना भारत में निवेश करेगा, भारत चाइना में निवेश करेगा, भारत में इंग्लैंड निवेश करेगा। ये खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। बंद अर्थव्यवस्था जैसे मान लो कोई देश की सीमा पर कई देश खड़े हैं और कह रहे हैं हमें आने की अनुमति दो। वो कह रहा है नहीं, गेहूँ हम अपना खाएंगे, पानी हम अपना पिएंगे, कपड़े हम अपने बने पहनेंगे, हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो बंद अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। खुली अर्थव्यवस्था में बचत सदैव निवेश से अधिक होगी, ये कोई मैंडेटरी बात नहीं है। तो कथन केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23? इसे देखते हैं। सरकार द्वारा घाटा कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? सरकार द्वारा घाटा कम करने के लिए पहला, राजस्व बढ़ाने के लिए कर में वृद्धि की जाती है। बिल्कुल सर, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कर में वृद्धि करती हैं सरकारें। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश किया जाता है। विनिवेश की अगर हम बात करें, जिसे आप इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कोई सरकारी कंपनी है तो सरकार उसमें से अपनी शेयरिंग क्या कर दे? बेच दे। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो सरकार की, आपने देखा होगा LIC कंपनी है, पूर्णतः सरकार द्वारा आरोपित थी, सरकार द्वारा चलाई जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब सरकार ने उसमें से अपनी हिस्सेदारी 49% क्या कर दी? बेच दी है। तो अब 49% में हो सकता है कि LIC कोई काम करती हो तो बजाज एयरलाइंस उसके साथ जुड़ के आता हो। तो ये बात बिल्कुल से सब्सिडी से पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। तो यहाँ पर सब्सिडी पूर्ण रूप से समाप्त कर दें, ये बात हजम नहीं हुई, ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं है। केवल 2 बातें सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विदेशी विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा की समकक्ष कीमत को दर्शाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय लागतों और कीमत की तुलना में अधिक सहायक करने में सहायक होता है। विदेशी विनिमय दर में वृद्धि से भारतीय निर्यात में कमी आती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो विदेशी विनिमय दर के बारे में यदि हम बात करें, यह एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के पक्ष की कीमत को दर्शाता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, यह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में सहायक होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विदेशी विनिमय दर में वृद्धि से भारतीय निर्यात में कमी आती है, तो ये बात ऑप्शन बिल्कुल क्या है?
गलत है। तो यहाँ पर उत्तर अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा है, ए हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25, देखते हैं। उपयोगिता में की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है। क्या है, मनोवैज्ञानिक घटना है। यह व्यक्तिपरक होती है, यह एक सापेक्ष अवधारणा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयोगितावाद होता क्या है, पहले आप इसको समझिए। तो उपयोगितावाद होता है उपभोक्ता किसी वस्तु को अपनी मांग के अनुमान उस उपयोगिता अथवा संतोष का आधार पर लगता है, वह उसमें प्राप्त करता है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसकी प्राप्त करने के लिए जितनी ज़्यादा इच्छा होती है। ठीक है, तो यदि हम उपयोगिता के बारे में बात करें तो उपयोगिता आप समझ रहे हैं जिस उपभोक्ता को जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए यानी मांग मनोवैज्ञानिक है, व्यक्ति ओरिएंटेड है यानी ये जो है आपका पर्सन ओरिएंटेड है, और सापेक्ष अवधारणा, ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा मूल्यह्रास का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। पहला, स्थिर पूंजी के उपभोग, अस्थिर पूंजी का उपभोग, कच्चे माल का स्टॉक और मूल्य का ह्रास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मूल्यह्रास का सर्वोत्तम है स्थिर पूंजी का उपभोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27, इसे देखते हैं। आय के प्रवाह के चक्रीय प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। क्या, निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, आय यह उत्पादन, आय सृजन, व्यय की प्रक्रियाओं और अंतहीन प्रवाह है। उत्पादन कारकों के स्वामी के स्वरूप में परिवार की आय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। आय के चक्रीय प्रवाह से संबंधित ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों, सही हैं। क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह 3 क्रियाएं होती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आय का सृजन और उनका व्यय। यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है, चालू कीमत पर जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए। उत्पादन में बढ़ोतरी के बिना भी इससे वृद्धि संभव है। यह वास्तविक जीडीपी के नाम से भी प्रचलित है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के आकलन के आधार वर्ष का प्रयोग होता है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं। तो किसी घरेलू की एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाएं क्या कहलाती हैं, जीडीपी कहलाता है। जीडीपी से मूल्यह्रास के घटने से शुद्ध घरेलू तो जीडीपी आकलन की कीमत पर किया जाता है। चालू कीमत पर जीडीपी कीमत पर क्या होता है। तो यदि हम बात करें उत्पादन में बढ़ोतरी के बिना भी इसमें वृद्धि संभव है, बात बिल्कुल सही है। यह वास्तविक जीडीपी के नाम से प्रचलित है, नहीं, ये बात गलत है। और वस्तुओं और सेवाओं मूल्य का आकलन आधार वर्ष का प्रयोग होता है, ये भी बात क्या है, गलत है। कितने सही हैं, केवल एक कथन स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उच्च आर्थिक समृद्धि दर, निर्माता के कच्चे माल की आपूर्ति, बाजार की अनिश्चितता से निर्माता का कोई हानि नहीं। उपरोक्त में से कितने स्थायी निवेश के लाभ को दर्शाते हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ठीक है। दूसरी, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की उच्च स्तर। तीसरा, उच्च आर्थिक समृद्धि दर, उच्च आर्थिक
समृद्धि दर, ये बात सही है। निर्माता को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं। बाजार अनिश्चितता के निर्माता को कोई हानि नहीं, बिल्कुल गलत। तो उपरोक्त में से कितने निवेश के लाभ हैं? केवल 2 लाभ हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30, उसे देखते हैं। मूल्यह्रास आपूर्ति और मांग की बाजार शक्तियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी, इसे क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास बोलते हैं। तो ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मांग और पूर्ति के कारण, असंतुलन के कारण विदेशी मुद्रा में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है, तो इसे मूल्यह्रास कह दिया। ठीक है। दूसरा, अवमूल्यन सरकार द्वारा विनिमय दर कम कर घरेलू मुद्रा का जानबूझकर बढ़ा देना। ठीक है। तो अवमूल्यन के बारे में यदि हम बात करें, भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा की कीमत सरकार जानबूझकर क्या कर दे? कम कर दे। इसे क्या बोला जाता है? अवमूल्यन। यानी ये बात क्या है? गलत है। अधिमूल्यन आपूर्ति और मांग के बाजार शक्तियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होना। मुद्रा अधिमूल्यन के बारे में यदि हम बात करें, सरकार द्वारा जानबूझकर विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा में वृद्धि कर देना, इसे क्या बोलते हैं? अधिमूल्यन बोलते हैं। यानी ये बात बिल्कुल सही है। मुद्रा पुनर्मूल्यन सरकार द्वारा विनिमय दर बढ़ाकर घरेलू मुद्रा का जानबूझकर कम कर देना। यदि हम बात करें विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये के मूल्य में होने वाली वृद्धि मांग और आपूर्ति से बाजार कारकों के असंतुलन का परिणाम है, और यह विदेशी मुद्रा की मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होती है, तो इसे क्या कहता है? मुद्रा पुनर्मूल्यन। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कितने सही हैं? केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है विचार? परिवार, सरकार, गैर सरकारी, लाभकारी संगठन उपरोक्त में से कितनी अर्थव्यवस्था किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता श्रेणी में आते शामिल हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने शामिल हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इसमें जो शामिल हैं, परिवार भी शामिल है, सरकार और गैर लाभकारी संगठन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 पर। चालू खाता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगी का निर्धारण है। इसमें वस्तुओं और कीमतों के निर्यात के मध्य अंतर को प्रदर्शित किया जाता है। यह निवेशकों को किसी देश की शुद्ध निवेश स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार अंतरण अदायगी की बात, चालू खाता बिल्कुल सही। इसमें वस्तुओं के आयात और निर्यात का प्रदर्शित बिल्कुल सही। निवेशकों किसी देश के शुद्ध निवेश की स्थिति का निर्धारण, ये बात बिल्कुल गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 33? इसे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार के गैर राजस्व में विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायता अनुदान शामिल होते हैं। वित्त विधेयक में प्रस्तावित कर संबंधित प्रभाव को राजस्व प्राप्ति के आकलन में शामिल किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं? सही हैं। तो उपरोक्त कथनों में से मित्रों दोनों कथन क्या है हमारे? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार की वित्तीय संपत्तियों में वृद्धि करती हैं। ये ऋण उत्पादक और गैर ऋण उत्पादक दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें निवेश, शेयरों और डिवेंचरों पे प्राप्त धन शामिल होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सरकार की वित्तीय संपत्ति में वृद्धि करती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं करती हैं। लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है 35? इसे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्प्रेड शब्द को किससे संदर्भित किया जाता है? स्प्रेड व्यावसायिक बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं। ये जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम के कुछ भाग उन लोगों को दे देते हैं और जिनसे उधार लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ब्याज दर बात बिल्कुल सही है, इसे स्प्रेड कहते हैं। बैंक द्वारा की जाने वाली ब्याज दर उधार लेने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। इन दो प्रकार की ब्याज दरों के अंतर को क्या बोलते हैं? स्प्रेड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? बैंक में संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है। अप्रत्यक्ष में प्रतिगामी प्रकृति होती है। निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला और दूसरा तो सही है, जबकि निगम कर जो है वो अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है? वैधानिक तरलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घरेलू बाजार में चल निधि को नियंत्रित करने का एक साधन है। वाणिज्यिक बैंक इसे स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रेषित धन, निवेश आय, पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संपत्ति आय। उपरोक्त में से चालू खाता के घटक कौन हैं? तो चालू खाता के घटक की अगर हम बात करेंगे तो प्रेषित यानी जो विदेशों में भेजते हैं वो हो जाएंगे। निवेश, निवल निवेश आय हो जाएगी। पोर्टफोलियो चालू खाते में नहीं आते हैं। प्रत्यक्ष विदेश निवेश नहीं आते हैं। संपत्ति आय, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में कथनों पर बताइए भैया। पहला, यह केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के जीडीपी को 3% तक सीमित रखने में अनुदेशित करता है। बजट के संबंध में प्राप्तियां और व्यय प्रवृत्तियों की वार्षिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करनी होगी। वास्तविक घाटे में निर्धारित लक्ष्य से अधिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एफआरबीएम में कौन सा घटक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटे 3% रखने का अनुदेश करता है? बिल्कुल सही है। बजट में संबंध प्राप्तियों की प्रवृत्ति वार्षिक सदनों में प्रस्तुत करनी होगी, सही है। वास्तविक घाटे निर्धारित लक्ष्य से अधिक बढ़ोतरी, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तनवा महिलाओं की कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण, अंत्योदय अन्न योजना, निर्धनों को सबसे निर्धन, अन्नपूर्णा योजना, दीन वरिष्ठ नागरिक, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से तीनों क्या हैं? बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में आयात निर्यात के बीच के मूल्य का अंतर है। पूंजी खाता परिसंपत्तियों में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से संबंधित है। चालू खाता में केवल व्यापार वस्तुओं के व्यापार अंतरण शामिल होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा एक यहाँ पर सही है, तो व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में आयात निर्यात के बीच के मूल्य के अंतर, बिल्कुल सही। पूंजी खाता परिसंपत्तियों में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं। चालू खाते में केवल वस्तुओं, ये भी गलत है, यानी केवल एक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। साधन लागत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है साधन लागत? तो ऑप्शन पहला, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक हैं, बात सही है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है, सही है। साधन लागत अंतर्राष्ट्रीय शामिल नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43? उसे देखते हैं हम लोग। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं?
पहला, वाणिज्यिक बैंकों में आय में वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल बात सही है। वाणिज्यिक बैंकों की नकद आरक्षी अनुपात जमा में वृद्धि होगी, ये भी सही है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति की कमी आएगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। यदि रेपो रेट बढ़ा देंगे तो बैंकों को ऋण जो है वो ज़्यादा ऊंची रेट पे मिलेगा, जिससे बैंक ऋण लेंगे नहीं, और जब बैंकों के पास मुद्रा ऋण देने के लिए नहीं होगी तो बाजार में आपूर्ति की कमी आ जाएगी। यानी तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्याज दर, साख उपलब्धता, आय का स्तर, फर्मों की प्रवृत्ति, उपरोक्त में से कितने कारक बाजार में निवेश प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो बाजार में निवेश प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशी कंपनियों शेयरों की बिक्री, ऋणों का भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों की खरीद, उपरोक्त में से कितनी पूंजी खाता संतुलन का अंतर्गत पूंजी अंतर्प्रवाह में शामिल हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें पूंजी अंतर्प्रवाह में शामिल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो मित्रों पूंजी खाता परिसंपत्तियों समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के दर्ज कराता है। तो इन्हीं दर्जों परिसंपत्ति धन रखने के प्रारूप में मुद्रा, स्टॉक, बंधपत्र और सरकारी ऋण पत्र होते हैं। ठीक है, पूंजी खाता संतुलन की स्थिति में जब पूंजी अंतर्प्रवाह जैसे विदेशों से ऋण प्राप्ति, ठीक है, किनसे? विदेशों से ऋण प्राप्ति। दूसरा, विदेशी कंपनियों में शेयरों की बिक्री, ओके, ठीक है, जैसे, ठीक है, और पूंजी बाह्य प्रवाह के बारे में पूंजी कितने पूंजी खाता संतुलन है अंतर प्रवाह में शामिल हैं, तो ये तो अंतर प्रवाह में शामिल हैं, और ये जो हैं ये बाह्य प्रवाह में शामिल हैं। तो ऑप्शन में बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, केंद्र और राज्य स्तर के निम्नलिखित में से कर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल हैं? तो जीएसटी में यदि हम शामिल करों के बारे में बात करें, जो अप्रत्यक्ष कर के तौर पे जाना जाता है, कौन कौन से कर आते हैं? तो केंद्रीय शुल्क, विलासिता कर, सेवा कर और मनोरंजन कर, ये सभी मित्रों जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा? तो हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आयात नियंत्रण तथा आयात शुल्क नियंत्रण को अपनाया जाता है। ऑप्शन एक क्या कह रहा है? इसमें इसका उद्देश्य रोजगार संवर्धन को प्रोत्साहन देना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है? खाद्यान्नों की कीमत पर कमी, भौगोलिक दूरी में वृद्धि, निम्न आय वर्ग में लगते लाभान्वित, कीटनाशकों के प्रयोग में कमी, छोटे एवं बड़े किसानों के बीच असमानताओं में वृद्धि, उपरोक्त में से कितने हरित क्रांति के परिणामों के संदर्भ में सही हैं? तो हरित क्रांति के परिणामों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो खाद्यान्नों की कीमत हरित क्रांति के परिणामों में निम्न आय वर्ग का लाभान्वित, ये सही है। छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताओं की वृद्धि, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें खाद्यान्नों के अन्य अपेक्षा कमी आई है, ठीक है, कीमत में कमी आई है। निम्न आय वर्ग में छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताओं में वृद्धि हुई है। यदि हम बात करें इसके कारण खाद्यान्न के स्टॉक बना रहा है, निम्न आय वर्ग को लाभान्वित, कीटनाशकों का प्रयोग तो बढ़ा है, ठीक है, बढ़ी हुई मात्रा किया कि बड़े किसानों की अपेक्षा खरीदने के लिए किसानों की असमानताओं में वृद्धि हुई है। यानी ये जो बातें हैं तीनों सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या कह रहा है? कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं में के मामले में आय प्रभाव नकारात्मक होता है। कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं के मामले में आय में गिरावट से वस्तु की मांग में कमी आती है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक सही हैं? कथन 1 और कथन 2। कथन 1 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर जो पहला कथन है वो हमारा सही है, जबकि दूसरा गलत है। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है 50? कालाबाजारी, अवैध तरीके से क्रय विक्रय, मूल्य सीमा, मूल्य तल, बफर स्टॉक, सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, तो आपको कालाबाजारी, अवैध तरीके से क्रय विक्रय, ये बिल्कुल सही है। मूल्य सीमा, किसी वस्तु का न्यूनतम मूल्य, ये नहीं है। सीमा के अंतर्गत लगने वाला मूल्य। मूल्य तल, किसी वस्तु की अधिकतम कीमत। मूल्य तल के बारे में बात करें तो कोई वस्तु या सेवा पर ली जाने वाली कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई निचली या न्यूनतम सीमा जो होती है वो मूल्य तल के तौर पे जानी जाती है। अधिकतम नहीं है, न्यूनतम होती है। मूल्य सीमा ये अधिकतम होती है, ठीक है। बफर स्टॉक, सरकार द्वारा खरीदी गई खाद्यान्न, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है? शब्दावलियाँ। रिकार्डो समतुल्यता, उच्च घाटे की स्थिति में देश के निवासियों की बचत और राष्ट्रीय बचत के मध्य संबंध, सैन्य सूचकांक, निर्घातता मापने से संबंधित, फिलिप्स वर्ग, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से संबंधित। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के लिए उत्तरदायी हैं? देश की बुनियादी सेवाओं के प्रबंधन में जिम्मेदारी सरकार द्वारा स्वयं उठाना, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के निरंतर विकास होना, सूचना और प्रौद्योगिकी की बढ़ती निर्भरता। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरा गलत, बाकी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53? अब व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में किन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है? द्वितीयक वस्तुएं, शेयर एंड बॉन्ड्स, अंतिम उत्पाद, सहायकी, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुएं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें द्वितीयक वस्तुएं हैं, शेयर और बॉन्ड हैं और सहायकी हैं यानी सब्सिडी है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54? निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली राजकोषीय नीति संबंधी उपाय हैं? सार्वजनिक व्यय में सार्वजनिक ऋण में कमी करना, निजी व्यवसायों पर कर में वृद्धि करना, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? निम्नलिखित में से कौन विशेष आहरण अधिकार में शामिल सबसे नवीनतम करेंसी है? अमेरिकी डॉलर, ठीक है, यूरो, रेनबी और जापानी येन। तो सबसे न्यूनतम जो है वो चीनी रॉनबी भी जो है विशेष आहरण यानी एसडीआर के तौर पर इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है? वैश्वीकरण के पश्चात भारत के द्वारा उद्योगों को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? आयात पर नियंत्रण नहीं, प्रशुल्क में कमी बिल्कुल, और लाइसेंसिंग, ये दोनों बातें की सही हैं, ये बात गलत है। आयात पर नियंत्रण नहीं किया गया, खुली छूट दी गई, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। डीमेट अकाउंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल किसी संस्था द्वारा खोला जा सकता है, इससे अनगिनत बार धनराशि निकाली जा सकती है, यह ई बैंकिंग और ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 2 और 3, यानी ये दोनों कथन क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है
किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी, किसी देश की आयात में वृद्धि, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो यदि यहाँ पे हम बात करें तो ये जो तीनों बातें हैं वे विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक के तौर पर गिनी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पूंजीगत व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सरकार की परिसंपत्तियों में कमी या वित्तीय दायित्वों में बढ़ोतरी करता है। दूसरा, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों को प्रदान ऋण शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर केवल पहला कथन गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60? स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह साहूकारों की अपेक्षा कम ब्याज दर पर गरीबों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। ये कर्जदार को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। इनके बचत और ऋण संबंधी निर्णय बैंकों द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे सही स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। ये स्वयं के द्वारा लिया जाता है, न कि इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61? ओपन मार्केट ऑपरेशन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सरकार द्वारा निर्गमित बॉन्ड को बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। इस प्रक्रिया को वित्त मंत्रालय संपूर्ण करता है। आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड खरीदने से बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें ठीक है, इसमें सरकार द्वारा निर्मित बॉन्ड बाजार में खरीदा और बेचा जाता है, सही है। वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं, ये बात गलत है। आरबीआई सरकारी बॉन्ड को खरीदने और बाजार की आपूर्ति बढ़ा देती है, ये बात सही है। तो कितने कथन सही हैं? दो कथन जो हैं यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व घाटा राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्तियों के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन एक, कथन दोनों सही हैं। कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या है। कथन एक और दो दोनों सही हैं और कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मित्रों कथन एक जो है वो गलत है, जबकि दूसरा कथन सही है। ऑप्शन डी हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है 63? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पूर्ण ज्ञान उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता परिवहन लागत का अभाव है। उपरोक्त में से कितने बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं? तो बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को कितने प्रदर्शित करते हैं? ये तीनों इसको प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी देश के विकास को निर्धारित करते हैं? तो देश के विकास को निर्धारित करने वाले कारक प्रति व्यक्ति आय करता है, औसत साक्षरता दर करती है, लोगों का स्वास्थ्य करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65? निम्नलिखित शब्दों पर व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, संतुलित बजट गुणक, प्रत्याशित उपभोग, निवल निवेश उपरोक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, तो व्यक्तिगत आय से आयकर एवं गैर अदायगी अंतर से प्राप्त आय व्यक्तिगत आय होती है। संतुलित गुणक बजट, ऐसे बजट जो करों से प्राप्त और राजस्व व्यय के बराबर हों, ये बात बिल्कुल गलत है।
प्रत्याशित बजट। प्रत्याशित बजट क्या होता है? योजनागत निवेश मूल्य। ये भी गलत है, क्योंकि प्रत्याशित बजट जो होती है योजनागत उपभोग के मूल्य को दर्शाया जाता है, प्रत्याशित योजनागत निवेश के मूल्य आता है। ठीक है, निवल निवेश, सकल निवेश और मूल ह्रास के अंतर, ये बात सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक सरकारी समिति नियोक्ता औपचारिक स्रोतों में शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2। तो औपचारिक स्रोतों में यदि हम शामिल की बात करें तो बैंक और सहकारी समितियां हैं। कौन हैं? बैंक और सहकारी समितियां। बैंक हैं, औपचारिक क्षेत्रक ऋण, ठीक है। ठीक, तो कितने सही होंगे? एक ही हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कह रहा है 67? इसे देखते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत किसी उपभोक्ता का निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा अधिकार है, तो ये सभी अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह देशों की तुलना में लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक तथा लिंग विकास सूचकांक के घटक हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से यदि हम घटक के बारे में बात करें तो कितने घटक सही हैं? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के साथ कई देशों के संगठन, मानव स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। गलत। यह देशों की तुलना में शैक्षिक स्थिति और प्रति व्यक्ति के आधार, गरीबी, लैंगिक असमानता, ये सही, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या है 69? उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मानवीय श्रम, उद्यम वृत्ति, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन। उपरोक्त में से कितनी वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन के लिए मौलिक आवश्यकताएं हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यह बात करें तो ये सभी 4 जीएसटी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा किए गए कार्य, वही वस्तुएं, सेवाओं की समस्त मांग में वृद्धि होती है। करारोपण से आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का प्रबंध प्रभावित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी वस्तुओं की खरीदारी को पूंजीगत खाते में शामिल किया जाता है। अंतरण भुगतान, चालू खाता, अदायगी खाता। अंतरण भुगतान केवल सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें एक भी कथन क्या है? सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में इसकी गणना यूरो, डॉलर और जापानी येन के डॉलर के मूल्य के भारित योग के रूप में होती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित स्टॉक में वृद्धि करना है। इसका मूल्य निर्धारण सदस्य देशों के निर्धारित कोटे के अनुसार किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बात यदि करें वर्तमान में इसका गणना यूरो, डॉलर और जापानी येन के मूल्य के भारित योग के रूप में होता है, ये बात सही नहीं है। बाकी ये बातें बिल्कुल सही हैं। और हमें क्या बताना था कौन सी बात सही नहीं? एक बात सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73? मांग आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिक आपूर्ति से संतुलन कीमत में गिरावट आती है।
अधिक आपूर्ति से संतुलन कीमत में गिरावट आती है, ठीक है। दूसरी, आगतों की कीमत की वृद्धि के साथ वस्तु के संतुलन की कीमत में वृद्धि होती है, सही है। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय के संतुलन की कीमत में वृद्धि होगी, ये भी बात सही है, जबकि पहली बात गलत है। कितने कथन सही हैं? 2। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्न पूंजी निर्माण, जनसंख्या का दबाव, मांग की अधिकता, आधिकारिक संरचना का अभाव, कल्याणकारी योजनाओं में अधिक व्यय, उपरोक्त में से कितने देश में निर्धनता के लिए जिम्मेदार कारक हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने हैं? केवल 3 हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर करें, निम्न पूंजी निर्माण है, जनसंख्या का दबाव है और मांग का अभाव होता है, अधिकता नहीं होती है, अभाव होता है। आधिकारिक संरचना का अभाव, ये सही है। तो कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव पूंजी निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है, आयु बढ़ने के साथ इसमें ह्रास होता है, इससे वृद्धि आर्थिक समृद्धि को अधिक बाधित होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी आंसर सही है, तो केवल 2 आंसर सही हैं, तीसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आर्थिक सुधार लागू करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर परिलक्षित हुए प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे उद्योगों की समृद्धि दर में गिरावट आई, इससे कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हुई, इससे सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें सही हैं? तो इससे उद्योगों में गिरावट आई, ये बात, इससे कृषि सार्वजनिक वृद्धि हुई, बिल्कुल गलत। इससे सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में सामाजिक न्याय एवं जन कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किन पर पड़ा? तो रोजगार में वृद्धि हुई, ठीक है। खाद्य सुरक्षा हुई, ठीक है। उन्नत शिक्षा एवं चिकित्सा हुआ, ठीक है। पर्यावरणीय जागरूकता ये हुई, बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार नहीं हुए, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ई बैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए, बताइए। यह बैंक की प्रतियोगी शक्ति की वृद्धि करता है, यह बैंक को असीमित क्रियात्मक जाल उपलब्ध कराने में सक्षम है, वित्तीय अनुशासन में बाधक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें केवल 1 और 2 सही हैं, तीसरा गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जहाजरानी, हस्तांतरण, सॉफ्टवेयर सेवाएं, पर्यटन, कितने चालू खाते के अदृश्य मदों में शामिल किए गए हैं? चालू खाते के अदृश्य मदों में ये चारों शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है 80? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्रय की दर, विशेषता, प्रगतिशील दर, प्रतिगामी दर, अनुपातिक दर, ठीक है। तो प्रगतिशील दर क्या होती है? व्यक्ति की आय बढ़ने पर दर को बढ़ना, सही है। व्यक्ति की आय बढ़ने पर कर की दर को घटना, ये भी सही है। व्यक्ति की आय बढ़ने पर घटने की कर में किसी प्रकार की दम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा, सी हमारा जो होगा वो सही होगा। क्या होगा? सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है? पिछले कुछ समय से नीति निर्माताओं की बैंकिंग को सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति उन्मुखता, जन बैंकिंग, वर्ग बैंकिंग, पारंपरिक प्रक्रिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वाणिज्यिक बैंक, सहकारी, विशिष्ट बैंक। तो क्या क्या हुआ है? ग्रामीण क्षेत्रों की ओर उन्मुखता हुई है, जन बैंकिंग हुई है और नववर्तन प्रक्रिया, विकास उद्देश्य, ठीक है। पहले देश में बैंकिंग तो कितनी बैंकिंग नीति में किए गए परिवर्तन हैं? केवल 2 परिवर्तन हैं। ये पारंपरिक बातें थीं।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, माल एवं सेवाओं के निर्यात संवर्धन, ठीक है, केवल विदेशी स्रोतों से निवेश को संवर्धन, रोजगार अवसरों का सृजन, आधारभूत सुविधाओं का विकास। उपरोक्त में से कितने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति में शामिल हैं? क्या हैं? सभी 5 हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83? निम्नलिखित कारकों पर राजस्व स्रोत हैं। ए, जब्ती, ब्याज, जुर्माना, सार्वजनिक उद्यमों से आए। तो ये राजस्व व्यय के स्रोत हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन से होंगे? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव पड़ते हैं? मुद्रा आपूर्ति में कमी, वाणिज्यिक बैंकों की साख, सृजन क्षमता में गिरावट, स्थिति में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो 1 और 2 सही हैं, तीसरा गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। उपभोक्ता संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोगितावाद का सीधा संबंध किसी वस्तु की उपयोगिता से होता है। सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है? बाजार में पूरक वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से होती है। किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक मांग साथ साथ की जाती है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्थापन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता आय में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, ऋतु और मौसम में परिवर्तन। कारक मांग परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। कारक मांग परिवर्तन को कौन प्रभावित करता है? तो ये सभी चारों प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट, उत्पादन कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सीमांत उत्पाद कम होने पर औसत उत्पाद में भी कमी आती है। औसत उत्पाद अधिकतम होने पर सीमांत उत्पाद इससे अधिक होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से तीसरा कथन सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चाय और कॉफ़ी, पेन और पेंसिल, चाय और चीनी, कार और पेट्रोल, ईंट और सीमेंट। उपरोक्त में से कितने समूह स्थानापन्न वस्तुओं के अंतर्गत शामिल हैं? केवल 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये कौन से? चाय और कॉफ़ी, पेन और पेंसिल, कार और पेट्रोल, ईंट और सीमेंट। चाय और चीनी समूह स्थानापन्न वस्तुओं के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए एक दूसरे के साथ किया जाता है। ठीक है, विशेष के लिए किया जाता है। तो जैसे चाय और कॉफ़ी का, पेन और पेंसिल का, ये स्थानापन्न नहीं है, ये प्रतिस्पर्धी वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत, बेचने की इच्छा, समय अवधि। उपरोक्त में से कितने घटक आपूर्ति को प्रभावित करते हैं? ये सभी घटक आपूर्ति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है? स्पष्ट लागत विशिष्ट व्यावसायिक लागतें हैं जो किसी कंपनी को लाभप्रदा के प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार। ठीक है, तो इसमें अगर हम विचार करें तो कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और भुगतान, मजदूरी का भुगतान, ये सही है। बीमा प्रीमियम, कच्चे माल का भुगतान, ये सही है। ठीक है, पूंजी ब्याज, स्वयं की पूंजी, ठीक, कच्चे माल का भुगतान, किराए पर बीमा,
प्रीमियम, ये दोनों इस पर नहीं आते हैं। स्पष्ट लागत ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मौद्रिक नीति के संबंध में विचार कीजिए। उचित मूल्य प्रतिस्पर्धा मौद्रिक नीति समिति में उचित मूल्य स्थिति प्रदान करना, व्यापार चक्र को स्थिर करना, तीव्र आर्थिक विकास प्रदान करना और विनिमय दर की स्थिरता को प्रदान करना, राजकोषीय घाटे में कमी लाना। तो ये नहीं है विनिमय दर की स्थिरता, ये है तीव्र आर्थिक विकास प्रदान करना, व्यापार चक्र को स्थिर लाना। देखें कितने हैं, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 5वां नहीं होगा बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किन्हें ब्रिटेन वुड्स ट्विन के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकास बैंक और विश्व आर्थिक मंच। तो ट्विन्स के रूप में जाना जाता है वो है मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी फर्में एक ही वस्तु के उत्पादन करती हैं। क्रेता और विक्रेता की कीमत स्वीकारक होते हैं। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं परिगमन होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ई व्यवसाय अनुप्रयोग, ई अधिप्राप्ति, डिजिटल मार्केट प्लस, ई नीलामी, एयरलाइन टिकट, सुपुर्दगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि व्यवसाय में शब्द की तरह गतिविधियाँ जिनमें उद्योग, व्यापार, वाणिज्य शामिल हों, अर्थ के लिए लगाया जाता है। व्यवसाय जैसे ई व्यवसाय उद्योग, ठीक है, वाणिज्यिक संचालन को प्रभावित करता है। ठीक है, ई अधिप्राप्ति की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केट प्लस सही है। ई नीलामी की बात करें तो ये भी सही सुमेलित है। ई सुपुर्दगी की बात करें तो ये इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फ़ोटो, पुस्तकें व प्रयोगकर्ता से इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें नहीं आती है। तो ये ऑप्शन सी बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के प्रभावों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है? रोजगार अवसरों में वृद्धि, बिल्कुल सही है, हुई है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में सीमित अधिकार, ये भी सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, सही है। ब्याज दर में कमी, ये भी सही है। विदेशी वस्तु निर्भरता में वृद्धि, ये बात गलत है, ये सही है। ब्याज दर में ये गलत है, ये सही है, उल्टा लग गया है साइन। तो 4 हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है 97? इसे देखते हैं। सत्ता, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडार, पर्यटन, मनोरंजन, एनजीओ कितने समूह व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत शामिल हैं? व्यावसायिक सेवाओं में अंतर्गत अगर हम खान करें तो बैंकिंग, बीमा, परिवहन और भंडारण हैं। पर्यटन, मंजूर व्यक्तिगत सेवाओं के तौर पर आते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। नेट बैंकिंग, हस्तांतरण, क्रेडिट कार्ड और अंकीय अंकदान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही सुमेलित है? तो नेट बैंकिंग, हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। नेट बैंकिंग में अगर हम बात करते हैं तो निफ्ट और आईपीएस द्वारा होता है, यानी एक सुमेलित नहीं है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा होती है, सही है। अंकीय भुगतान, तत्काल भुगतान सेवा, ये भी क्या है हमारा? गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाओं पर बताइए। लोक सुविधा अधिकल्पन की बात की गई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी है, ठीक है। तो कथन है 1 2 3 हमारा सही है, चौथा गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 100। क्या कह रहा है? निजी उपकरण में विशेषताएं निजी क्षेत्र की कंपनियों को अलग होती हैं। विशाल पूंजीगत बात करें तो इसका सही होगा, कौन सा गलत होगा? सीमित बाजार, बाकी ये सारे सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? बी जो हमारा है
वो सही होगा। यानी आंसर कौन सा आएगा? आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर 8 सॉल्व किया है। शेष पेपर भी अपलोड हो जाएंगे, आप मन लगा के पढ़िए। और इसके साथ ही विजन 365 भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों पर को ज़रूर भी साझा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।